बिल्कुल आकस्मिक ढंग से वाल्मीकि को उद्धृत करते हुए कहा, यह वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि हाथियों का एक यूथ झुंड पानी पीने तड़ाग की ओर जाता है। उनको प्यास लगी है और जो सबसे आगे का हाथी है वो अपनी सूंड पानी में डालता है सूंड और सिकोड़ कर उठा लेता है। और वाल्मीकि केवल एक पंक्ति भी नहीं, आधी पंक्ति लिखते हैं कि शरद आ गए, यानी पानी ठंडा हो गया। अब एक कवि, एक बड़ा कवि, वो कैसे आपको उस वस्तु की प्रतीति कराता है। भारतीय काव्य शास्त्र पर जो नामवर के नोट्स शैलेश जी, मधुप जी, नीलम जी ने संपादित किया, वो एक अद्भुत पुस्तक है। एक सत्ता को प्राप्त करेगी जहाँ कोई विखंडन नहीं होगा, वो अखंड प्रकृति होगी मनुष्य की। ये इतनी बड़ी बात है जो हठात जो दुनिया के सबसे बड़े आलोचक हैं उनकी याद हमको दिलाती है। रामवर जी ने इसी सिलसिले में यह भी सवाल किया कि कौन सी कविता बड़ी है। ये तो ठीक है कि कविता का ये रूप है और ये कविता अच्छे तरीके से रची गई है, लेकिन कौन सी कविता बड़ी है? तब उन्होंने कहा कविता वो बड़ी है जो अपने समय की स्पिरिट को, अपने समय की चेतना को सर्वाधिक तीव्रता के साथ व्यक्त करती है और साथ ही साथ एक ऐसे क्षण की भी सृष्टि करती है जिसको मार्क्स ने ह्यूमन मोमेंट कहा, मानव क्षण, जो हर काल के लिए वो क्षण शाश्वत होता है। जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत या कालिदास की रचनाएं, और तब वो रचना श्रेष्ठ होती है। रामवर सिंह इसी के साथ साहित्य को, कला को, सब कुछ को समाज से जोड़ कर देखने की और समाज में होने वाले परिवर्तनों से जोड़ कर देखने की वकालत करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद करके 2 अंकों का एक साथ लोकार्पण किया था जो लंबी कविता और लंबी कहानियों पर थे। और मैं आपको याद दिलाऊं कि वो उन अंकों में प्रयोग ये किया था कि लंबी कविताओं पर कवियों ने ही विचार किया था और लंबी कहानियों पर कहानीकारों ने ही विचार किया था। मसलन राजेश जोशी की धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। मुझे ये भी निर्देश दिया गया है कि मैं इस सत्र के यूनान में जन कार्यक्रमों में रेटरिक वाग्मिता का प्रयोग होता था। 18वीं शताब्दी के आसपास से आलोचना में रेटरिक का विशेष इस्तेमाल देखा गया। हिंदी में वक्तृत्व अथवा रेटरिक के सबसे सधे हुए आलोचक नामवर सिंह हैं। उनकी भाषा वाली पुस्तक को छोड़ दीजिए तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पुस्तक है जो व्याख्यान रूप में ही लिखी गई थी और बाद में ग्रंथित हुई तो उसमें जो है कुछ संशोधन वगैरह हुआ। उसी की किताब से हम जोड़ करके देखें छायावाद को। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां के अनंतर जो छायावाद आई थी पास आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 की है। उसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वनाम धन्य आलोचक डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक आ चुकी थी 1951 में।
आधुनिक हिंदी। अध्यक्ष ही बनाता है कन्वेनर, तो अनिल राय जो अभी वहाँ प्रोफेसर हैं। नामोर जी का फोन आया 10 बजे, गोपेश्वर जी आज आपके यहाँ आना है, तो 2 बजे से, तो भोजन कहाँ होगा? तो मैंने कहा कि भोजन तो आप आ जाइए 1 बजे, वहाँ जहाँ रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है प्रतिभागियों के लिए और वक्ताओं के लिए, भोजन तो बनता ही है। तो उन्होंने कहा कि अरे वहाँ मिर्च मसाला बहुत डालेगा सब। तो मैंने कहा कि सर भोजन तो मेरे यहाँ भी हो सकता है, बगल में मेरा घर है, लेकिन दिक्कत यह है कि आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति में बिहारी लोग दही चूड़ा गुड़ खाते हैं, तिलकुट खाते हैं। तो आपको आपके लिए भोजन बनाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं दही चूड़ा खाऊंगा। तो वो आए, नहीं उन्होंने कहा कि आप तो दही चूड़ा, मैंने पूछा कि आप तो दही चूड़ा नहीं खाते होंगे, तो उन्होंने कहा कि कौन सा पुरबिया होगा जो दही चूड़ा नहीं खाता होगा। वो आए, खाया और एक बार और मांग कर खाया। मेरी पत्नी से कहा कि बहुत थोड़ा और दो, बहुत बढ़िया दही है और इतने दिनों बाद बासमती का चूड़ा और बढ़िया दही, और ये गुड़ कहाँ से मंगाया है? तो गुड़ भी पटना से बिहार से आया था, गया का था। उन्होंने खाया और परम संतुष्ट हुए। ये एक बड़ा सरल रूप भी उनका हमारे सामने है, और कई रूप हैं, जैसा कि कहा उन्होंने कि कई बार डांटा होगा। नामोर जी की आलोचना और उनके आलोचक व्यक्तित्व पर जब ध्यान जाता है तो मुझे उन्हीं के किसी लेख में उद्धृत एक शेर याद आता है, और शेर है वो शायद जिगर मुरादाबादी का मैंने खोजा तो, मेरी हिम्मत देखना मेरी तबीयत देखना, मेरी हिम्मत देखना मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है गुत्थी उसको उलझाता हूं मैं। कहानी नई कहानी में किसी लेख की शुरुआत करते हुए ये इसका हिंदी विभाग के प्रभारी डॉक्टर विमलेंदु तीर्थंकर सर से आग्रह है कि सर आप पौधा एवं शॉल देकर के आज के हमारे वक्ता आशीष त्रिपाठी सर का हार्दिक अभिनंदन करें। मित्रों, जैसा कि पहले सत्र में सूचना भी अरुण कमल जी ने सुनाई थी कि वो खुद कवि थे स्वयं, लेकिन जब वो सरस्वती के मंदिर में पुष्प झाड़ने गए तो देखा कि बहुत कूड़ा बिखरा हुआ है, तो झाड़ू हाथ में ली। ये इसका गद्य वर्जन भी मिलता है एक जगह कि झाड़ू उन्होंने हाथ में ली और आंगन बुहारने लग गए। और वो लिखते हैं अंत में कि अब आज तक मैं वही झाड़ू लिए आंगन बुहार रहा हूँ, वो कूड़ा अभी हटता नहीं है। ये समकालीन साहित्य पर एक गंभीर टिप्पणी भी है। आलोचनात्मक विवेक की बात बहुत की गई पहले। समकालीन दृश्य में जो कूड़ा है, यानी कि वो साहित्य
या वो विचार या वो अनुभव जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई सामयिकता नहीं है, या समय के प्रश्नों से जो जूझता नहीं है, वो सब कूड़ा ही तो है। उस कूड़े को साफ करना आलोचना का सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो इस रूप में एक गतिशील आलोचक के रूप में, और यहीं पर आप देखेंगे कि ये काम अपने समय में शुक्ल जी ने भी किया, आगे ये काम रामलाल शर्मा जी ने भी किया, द्विवेदी जी ने भी किया कबीर के मार्फत, और फिर जो रहासा काम था बल्कि सबसे ज़्यादा और व्यापक नामवर जी ने किया। उसके बाद शून्य है। और दृष्टि, विजन क्या है आपका? विजन की बात उठाते हैं वो कहानी में। कहानी केवल कहानी लिखने के लिए नहीं होती, और इसी विजन के आधार पर वो पूरी नई कहानी का जो शहरी मिजाज है, शहरी पूरा जो तिकड़ी है, पूरी जो शहरी मध्यवर्गीय कथा परंपरा है, उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि वहां दृष्टि नहीं है, दृष्टि बहुत कम है। इसलिए आप देखेंगे कि राजेंद्र यादव और बहुत सारे लोग उन पर आक्रामक होते हैं, उनकी कहानी आलोचना को कहते हैं कि उस पर वो तो काव्य से आक्रांत है। कविता, चूंकि मूलतः कविता के आलोचक हैं, लेकिन यही तो उनकी आलोचना की खूबी है कि जितने बड़े वो कविता के आलोचक हैं, उतने ही बड़े, बल्कि उससे बड़े कहानी के आलोचक। और कॉन्ट्राडिक्टरी है उनमें, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे परिंदे के बारे में ही कई बार उन्होंने वक्तव्य बदले अपने। उदय प्रकाश की कहानी एक आई थी, इसलिए मैं हिंदी समाज की ओर से इस महाविद्यालय का और आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई और वक्त होता, वो वक्त जब नामवर जी थे, तो विश्वविद्यालय का कोई भी, दिल्ली का कोई भी सभागार भर जाता, लबलब हो जाता। और मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि ये जो परिस्थिति है मुल्क की, जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें अब नामवर जी को याद करना, नामवर जी की बात करना, नामवर जी के लिए इकट्ठा होना भी अपने आप में एक तरह का साहस का काम है, जो करने के लिए हिंदू कॉलेज ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उनके नाम पर इकट्ठे हो सकें। आप देखेंगे पिछले वर्षों में कई ऐसी शताब्दियां आई हैं हमारे बहुत बड़े लेखकों, और हिंदी समाज में एक खास तरह का सन्नाटा रहा है। जैसे मैं परसाई की जन्म शताब्दी को याद करना चाहता हूं। आप यदि सूची बनाएंगे कि किन विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या संस्थाओं में गोष्ठियां हुई, तो आप पाएंगे कि लेखक संगठनों ने गोष्ठियां की और संस्थाओं ने गोष्ठियां की, लेकिन जो अकादमिक संस्थान है, उन अकादमिक संस्थानों में परसाई पर उस तरह से बातचीत नहीं हुई। और ऐसे और लेखक हैं जिन पर बातचीत में एक तरह का संकोच बढ़ता गया है। इसलिए नामवर जी पर यह गोष्ठी करना एक साहस भरा काम है, और उसमें भी हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लेना, ये भी साहस का काम है। मैं कुछ भी कहने से पहले इस बात के लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसको रेखांकित करना चाहता हूँ कि ये है। लेकिन गोष्ठियां होंगी, क्योंकि जरूरत है गोष्ठियों की। इसलिए अगले 2 महीनों में बनारस में 2 गोष्ठियां, 5 दिनों की गोष्ठियां, एक 3 दिन की गोष्ठी और एक 2 दिन की गोष्ठी फरवरी में और मार्च में जल्दी ही होने जा रही है। हम आपको अलग से उन गोष्ठियों में आमंत्रित करेंगे, बनारसी लोग आमंत्रित करेंगे आपको। मुझे आयोजकों ने ये कहा था कि मैं नामवर जी की कविता संबंधी आलोचना पर कुछ कहूं, और उन्होंने मुझे लगभग 40-45 मिनट बोलने के लिए कहा था, जो अब सिमट कर 30 मिनट या 25 मिनट में मुझे सिकोड़ना है अपनी बात को। ये बिल्कुल
और एक तरह से वो उनकी जो परिष्कृत रुचियां थी, परिष्कृत संवेदनाएं थी या परिष्कृत विचार दृष्टि थी जिसमें मुग्धता का भाव कम था, नामवर जी को मैंने कभी इस तरह से आत्ममुग्ध नहीं देखा, बल्कि हमेशा संवाद के लिए उत्सुक देखा। हमेशा वो ही मानते थे कि अगर उनसे पूछा जाता था बात के दिनों में कि निर्मल जी की आलोचना दृष्टि के बारे में, उसको स्वीकार करते थे कि निर्मल जी के मूल्यांकन में भी उनसे कुछ त्रुटियां रह गई हैं। तो वो हमेशा संवाद को आमंत्रित करती हुई उनकी आलोचना थी। लॉन्ग 19th सेंचुरी कहते हैं और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से लेकर सोवियत संघ के विघटन यानी 1991 तक शॉर्ट 19th सेंचुरी, शॉर्ट 20th सेंचुरी कहते हैं। ये जो संक्षिप्त 20वीं शताब्दी है, ये बहुत ही सघन है, बहुत डेंस है। घटनाओं के स्तर पर, विश्व में होने वाले परिवर्तनों के स्तर पर बहुत सघन है। और चूंकि विचार जगत का बहुत घनिष्ठ संबंध, जो एक वाद विश्व को समझने की एक दृष्टि 19वीं शताब्दी में पैदा हुई थी और 20वीं शताब्दी में एक क्रांति के माध्यम से, एक स्टेट पर कब्जा करने के माध्यम से जिसने अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू किया, मार्क्सवाद, उस वाद के वादी नामवर जी थे। लेकिन नामवर जी मार्क्सवादी होते हुए किसी भी तरह के रेजिमेंटेशन के खिलाफ थे और अपने को बहुत खुला रखते थे। ये खुला रखना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद जब एक स्टेट के रूप में सामने आया, एक कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में सामने आया, तो उसकी कई अच्छाइयों के साथ काशीनाथ सिंह उनके छोटे भाई थे और उस छोटे भाई से एक बातचीत का अंश है। मैं उस बातचीत को आपके सामने रखना चाहता हूं और इसके बाद मैं विषय पर आऊंगा। काशीनाथ सिंह पूछ रहे हैं, आज आपको सारा कुछ मिल चुका है, पद, ऐश्वर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, शिखर पर हैं आप हर उपलब्धि के। वह क्या है जो नहीं मिला है? और उसका जवाब जरा आप देखें। जो आदमी शिखर पर है, उसके भीतर अनुपलब्धि की कितनी बड़ी खाई सांस ले रही है, इस उत्तर से पता चलता है। समाधिस्थ चित्त की वह दशा जिसमें मनोवांछित की रचना संभव होती है, ये नहीं है। ये पूरी शब्दावली दर्शन की है। इस शब्दावली को पढ़ते समय ये नहीं लगता कि इस आदमी ने पश्चिम की समूची ज्ञान संपदा को समझा है, पढ़ा है, अपने आलोचना कर्म में शामिल कर रहा है। समाधिस्थ चित्त की वह दशा, जैसे आप प्रसाद को सुन रहे हो, जिसमें मनोवांछित रचना संभव होती है। बात बहुत साफ है कि अपने पूरे जीवन काल में अध्यापन से लेकर लिखने तक और बहस करने तक में वह मनोवांछित नहीं मिला है जिसकी तलाश अभी भी नामवर सिंह को है। इसलिए नामवर सिंह का एक अर्थ है मनोवांछित से दूर रहने की पीड़ा। क्यों मनोवांछित नहीं मिला, एक अलग सवाल है। इस तरह से नामवर जी को पढ़ने में हम इस अधूरेपन या नामवर जी पर विचार करने में हम इस अधूरेपन को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन आज का जो पूरा विषय है 20वीं शताब्दी की वैचारिकी और नामवर सिंह, 20वीं शताब्दी का मानचित्र अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? उसमें कौन सी रेखाएं हैं जो 20वीं शताब्दी को बनाती हैं? तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर
अगर हम किसी भी समय के जीवन को या किसी भी शताब्दी को अगर हम एक सीमा रेखा में बांधें, उसका एक चेहरा बनाएं, उसका एक मानचित्र बनाएं, तो 4-5 चीज़ें बहुत साफ तौर पर दिखाई देती हैं, खास तौर पर 20वीं शताब्दी के संदर्भ में। एक तो जो भौतिक विज्ञान के आविष्कार हैं, हम साहित्य वाले लोग मोटे तौर पर भौतिक विज्ञान के आविष्कारों से पीठ फेर लेते हैं, लेकिन ये समझना और जानना ज़रूरी है कि भौतिक विज्ञानों से जो तकनीक विकसित होती है, वो तकनीक भी एक शताब्दी के वैचारिकी का निर्माण हुए समय के मर्म में निरंतर तैरती है। देश और काल दोनों अनावश्यक आवरण की तरह छूट कर गिर जाते हैं। मर्म, केवल मर्म रह जाता है। किसकी आवाज़ है यह? नागमती की। इस आवाज़ में एक पारदर्शी निर्वैक्तिकता है जो नागमती को भी पीछे छोड़ जाती है। शनैः शनैः यह अंतर्वर्ती आवाज़ पूरे चित्तौड़ की और उससे आगे भी बढ़कर उस पूरे इतिहास लोक की आवाज़ हो जाती है, जिसे छोड़कर रत्न सेन चला गया है। ये एक अंश, एक पाठ को खोलने की एक प्रविधि है। ये प्रविधि नामवर जी के यहाँ नहीं दिखाई देती, और शायद इसका कारण यही हो कि जो पूरा राजनीतिक मिजाज है, जिसमें संवाद हलचल पैदा करने, असहमति पैदा करने की एक कोशिश भी है, एक इच्छा भी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि एक आलोचक का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होता कि उसने किस पर लिखा है। एक आलोचक का मूल्यांकन इस पर भी होता है कि उसने किस पर नहीं लिखा है। और नामवर जी ऐसे आलोचक हैं कि नहीं लिखने पर भी विवाद होता है। ये हैसियत नामवर जी की है। तो नामवर जी ने जिस पर नहीं लिखा है, नहीं लिखना भी एक तरह का लिखना है। क्या छूटा उनसे? मैला आंचल, अंधा युग, राग दरबारी, नौकर की कमीज, आषाढ़ का एक दिन। और कवियों में मैं केवल एक नाम ले रहा हूं, भवानी प्रसाद मिश्र। नहीं लिखा इस पर। नहीं लिखना एक चुनाव रहा होगा। हालांकि बाद के काशीनाथ सिंह के उसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मैला आंचल पर न लिखने का अफसोस मुझे है। इसलिए नामवर जी जब भी आत्मस्वीकृति देते हैं, जब भी स्वीकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक की ईमानदारी उसमें बोलती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक ऐसे क्षेत्र में ले आना चाहता हूं जो हम सबका परिचित क्षेत्र है, वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद के पूरे लेखन में जो मनुष्य की अवधारणा है, नामवर जी उसको संबोधित करते हैं नहीं करते हैं। और मोटे तौर पर ऐसा लगता है पढ़ने पर, किसी ने कहा है या नहीं कहा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रेमचंद को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि प्रेमचंद के लेखन पर या प्रेमचंद के अवचेतन पर गांधी हैं। गांधी का बहुत असर है उन पर। सूरदास को लेकर मैं केवल रंगभूमि को लेकर नहीं कह रहा हूं। जो एक बहुत गहरी करुणा जो प्रेमचंद में दिखाई देती है, कितना आश्चर्यजनक है कि प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास में, जिसमें वो पछाड़ खाती हुई धनिया को गिरने से नहीं बचा पाए और होरी को मरने से भी, उसमें कोई खलनायक नहीं है, राय साहब ही नहीं। राय साहब जब अपना
हालांकि वो प्रेमचंद ने संकेत किया कर दिया है कि इतनी अच्छी बात कर रहे थे और मजदूरों ने कह दिया कि हम पैसे बगैर काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और जो भी जमींदार कर सकता है वो। लेकिन प्रेमचंद उन अर्थों में, प्रेमचंद के राय साहब उन अर्थों में खलनायक नहीं है जिन अर्थों में हम प्रेम चोपड़ा को खलनायक कहते हैं। ये जो खलनायक विहीनता है पूरे प्रेमचंद के लेखन में, आप कफन को याद करें, आप पूस की रात को याद करें, यहां तक कि ठाकुर के कुआं को याद करें, तो सीधे खलनायक नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जो दोपहर की धूप में, दोपहर की चलती हुई लू में खाना खाकर आराम फरमाता हुआ पंडित है, जिसकी लकड़ी को चीरते हुए वो दलित मरता है, उसमें भी खलनायक का चेहरा नहीं है। ऐसा क्या है कि एक खलनायक विहीन साहित्य की रचना उन्होंने की। मंत्र का वह डॉक्टर भी खलनायक नहीं दिखाई देता, जबकि वो बुनियादी तौर पर खलनायक की श्रेणी में आता है। तो प्रेमचंद के लेखन और गांधीवाद के बीच जो रिश्ता बनता है, उस पर नामवर जी की निगाह नहीं है। यह संभवतः वह गांधीवाद को एक विचारधारा के रूप में स्वीकार करने की रणनीति से परहेज करते हैं। तीसरी बात मुझे लगता है कि नामवर जी के पूरे लेखन में समाज है, परिस्थिति है, राजनीति है, घटनाएं हैं, आंदोलन है, व्यक्ति का मन कहीं नहीं है। मन मतलब फ्राइड। बाहर की दुनिया के जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों से ही जिंदगी परिभाषित नहीं होती। बाहर की दुनिया के संघर्ष के समानांतर यह हो सकता है कि उससे और गहरे स्तर पर भीतर भी कोई संघर्ष चल रहा हो। मायाकोवस्की की आत्महत्या, वो तो हरावल दस्ते के थे, रूसी क्रांति के सबसे आगे वाले लोगों में से थे। लेनिन के समय में रूसी क्रांति का जो सबसे बड़ा चेहरा है रचनाकार का, वो मायाकोवस्की है, और मायाकोवस्की आत्महत्या करता है। एक ऐसी क्रांति है जो एक कवि की जिंदगी नहीं बचा पाई। तो इसका मतलब है कि एक दुनिया जो हमारी बाहर है, हमारी एक भीतर भी दुनिया है। और मुझे लगता है कि ज्ञानेंद्र पर उन्होंने लिखा जरूर होगा, फोकस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो आज़ादियां हैं, हमारी जो क्रांतियां हैं, हमारे जो परिवर्तन हैं, ये बाहर के मसले हैं। समाज की कई जकड़नों में से एक जकड़न हमारी नैतिक संहिताएं भी हैं। नैतिकता की अवधारणा को जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक मनुष्य की मुक्ति का स्वप्न अधूरा रहेगा। आप सुनीता को मैं रामचंद्र शुक्ल के साथ जो उनका रिश्ता बनता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि नामवर जी शुक्ल जी के पैतृक घर गए और शुक्ल जी की जो मूर्ति है उसको उन्होंने प्रणाम नहीं किया, दंडवत हो गए, बिल्कुल जमीन पर लेट गए, धोती वोती पहने हुए। और आधिकारिक सूत्रों से मुझे बताया गया शुक्ल जी के प्रति, और कल भी ये बात आई थी कि रामचरितमानस और हिंदी साहित्य का इतिहास तकिए के पड़ोसी थे। शुक्ल जी की बहुत सारी स्थापनाओं से
असहमत होने के बावजूद वो मानते थे कि मेरे निर्माण में अगर शुक्ल जी ना होते तो मैं ऐसा नहीं होता। एक और चीज़ जो मेरा ध्यान आकर्षित करती है कि नामवर जी ने जिस एक रचनाकार का चिंतामणि भाग 3 का संचयन किया, संपादन किया और भूमिका लिखी, लेकिन जिस एक आलोचक को उन्होंने उठाया और बहुत मन से, वो है मलयज। मलयज की डायरी, रामचंद्र शुक्ल पर लिखी गई उनकी अधूरी किताब, फिर उसकी भूमिका। इसका मतलब है कि नामवर जी के भीतर विचारधारा के बावजूद और विचारधारा के समानांतर अच्छे गद्य, रचनात्मक विचार, सृजनात्मकता को लेकर एक बहुत गहरे आदर का भाव था। आज जब हम नामवर जी को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 4 चीज़ें, मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से 4 चीज़ें मेरे ख्याल में हैं। एक तो बुनियादी तौर पर शिक्षक को कैसा होना चाहिए, ये ख्याल है। नामवर जी को मैंने कभी कैजुअल नहीं देखा। मैं JNU में एडमिशन में नहीं था, लेकिन नामवर जी की कुछ क्लासेस मैंने की भारतीय काव्य शास्त्र पर। नामवर जी कभी कैजुअल नहीं थे, वो बहुत सुव्यवस्थित थे अपने अध्यापन में भी और अपने तर्क निर्माण में भी। और ये अद्भुत बात थी कि अगर भारतीय काव्य शास्त्र, अभिनव गुप्त पढ़ा रहे थे, भारतीय काव्य शास्त्र पर अगर नामवर जी को आप सुनेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आदमी आलोचक है, जो मार्क्सवादी है और पश्चिम के विचारों का इतना ज्ञाता है। बहुत डूबते थे भीतर। और नामवर जी कभी भी सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। मम्मट का काव्य प्रकाश, ये फलना छंद, अभिनव गुप्त फलना, सीधे रेफरेंस। इसलिए जब एक बार रिफ्रेशर कोर्स में आए तो उन्होंने कहा कि शिक्षक के 3 गुण हैं, और ध्यान में रखिएगा, अगर और किसी ने कहा होता तो मेरी स्मृति से बाहर चला जाता। कहते हैं कि महावीर 12 वर्ष के बाद जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि कम बोलना चाहिए। तो शिष्य ने पूछा कि इतना ही कहने के लिए 12 साल चुप थे? वो कहा कि नहीं, अब वजन है मेरी बात का। तो नामवर जी ने चूंकि बात कही तो उन्होंने कहा कि तीन आधार हैं शिक्षक के। एक, पाठ का गहन अध्ययन। 2, पूरी परंपरा का परिज्ञान। और तीसरा, मौलिक ग्रंथों का अध्ययन। ये पूरा समय जिस तरह फोटोस्टैट पर GPT और MPhil और PhD की है। नामवर जी अपने छात्रों के प्रति कितना निर्मम होते थे, और उस निर्ममता का जो अर्थ है आने वाले वर्षों में कैसे कैसे खुलता था, इसका किंचित बहुत मामूली एहसास मुझे भी है। मैं अपने को उस पंक्ति में रखने लायक नहीं मानता, फिर भी मैंने दिल्ली की गोष्ठियों में देखा है, जो 2 उनके छात्र रहे हैं, सुयोग्य छात्र रहे हैं, और उन दोनों ने मुझे भी पढ़ाया है। उसमें एक नाम प्रोफेसर वीरभारत तलवार जी का और दूसरा नाम आदरणीय प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का। इन लोगों को जिस तरह से उन्होंने विद्ध किया है, इस विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नामवर जी के शिक्षक, संपादक और अन्वेषक रूप से
हमारा और गहरा परिचय कराने के लिए मैं आज के इस सत्र के दूसरे वक्ता डॉक्टर सुमन केसरी मैम को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर हरभजन सिंह की रचनाओं में अंतर्निहित मार्क्सवादी विचार व मानवतावादी मूल्यों की भावसत्ता को पहचाना। मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर हरभजन सिंह किसी भी तरह से मार्क्सवादी नहीं थे, वो रादर उसके खिलाफ थे। लेकिन भगवान जोशी लिख रहे हैं, मानवतावादी मूल्यों की भावसत्ता को पहचाना और उन्हें श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया। वर्ग की सपाट अवधारणा को जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा हमने अपने गुरु के मुख से उनके बारे में सुना है और समझा है। आलोचना ही नहीं, अध्यापन में भी नामवर जी ने प्रतिमान गढ़े और संपादन में भी प्रतिमान गढ़े। यह सत्र उनके 3 व्यक्तित्वों से संबंधित है। उनका अध्यापन कर्म, उनका संपादन कर्म और उनके जो शिष्यगण हैं उनके किस रूप में उनको याद कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और शोध कार्य जो उनका है। मेरे गुरुदेव ने उन पर जब रिटायर हुए तो एक लेख लिखा, हक अदा न हुआ, और उस लेख में नामवर जी के व्यक्तित्व की बहुत सी विशेषताओं को उन्होंने उल्लेखित किया। मैं समझता हूं कि उनका जो शोध पक्ष है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि और आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय जी, मधुर जी, हिमांशु जी और मेरे विभागीय साथी को छूट गया हो तो क्षमा करिए। तो मुझे तो आना नहीं था, लेकिन सुधा जी नहीं आई तो कहा कि थोड़ी देर आप ही बैठ जाइए। कोई बात नहीं, मैं थोड़े 1-2 संस्मरण साझा करती हूँ। नामवर जी के निधन के लगभग 2-3 महीने पहले उनसे मिलने उनके घर गई थी, तो बहुत अशक्त अवस्था में थे। उनकी एक आदत थी कि जो भी उन्हें अच्छा लगता था वो अपनी डायरी में नोट कर लिया करते थे। उनकी स्मृति एक पंक्ति पर अटक गई थी, वो बार बार दोहरा रहे थे, अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा। दूसरी पंक्ति उन्हें याद नहीं आ रही थी, बार बार कहे। मैंने कहा लाइए मैं पूरा कर देती हूँ आपकी डायरी में। फिर मैंने उसको लिखा पूरा कि अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। लेकिन इससे यह आशय बिल्कुल न लगाया जाए कि रचना जी कम बोलती है, इसका मतलब कम डांटती हैं। विमलेंदु जी और मैं, आप हम लोगों से घंटों ये बात सुन सकते हैं कि हमको कितनी डांट पड़ती है। ये सेमिनार ठीक से हो जाए इसके लिए नीलम जी के साथ साथ रचना जी ने भी हम लोगों को खूब डांटा है। बहरहाल, तो एक किस्सा छोटा सा मैं भी सुनाऊंगा, उसके बाद आदरणीय महेंद्र पाल शर्मा जी को बुलाऊंगा। किस्सा यह है कि नामवर जी के जीवन का अंतिम पुस्तक मेला था, 17 या 18 की बात रही होगी। नामवर जी बहुत अशक्त हो गए थे और असली बात यह है कि नामवर जी बहुत जिद कर रहे थे कि मुझे पुस्तक मेले में जाना है। नामवर जी के सुपुत्र विजय प्रकाश सिंह जी चिंतित रहते थे कि ये जिद करके जाएंगे, कहीं गिर गए, चलने मेले में भीड़ होती है, चाहे आप कितना भी सुरक्षा घेरा बना के चले, और वृद्धावस्था है तो वो बड़े रोकते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नामवर जी ने एक दिन जिद ही पकड़ ली और नामवर जी मेले में आए। संयोग से उस दिन ये भी एक बात हुई थी कि एक किताब आई थी स्वयं प्रकाश जी और रचना जी, जिन लोगों के नाम में नहीं ले पा रहा हूँ वो सभी इसमें शामिल हैं। मैं सभी को संबोधित कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे अपने गुरु के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, और ये संभवतः पहली बार मैं मानता हूँ इसको, उनके बारे में पहली बार बोल रहा हूँ। ये सच है, जैसे पल्लव ने कहा कि मैं उनके बहुत निकट रहा, इस पर मुझे गर्व है। और जितना ज़्यादा उनको मैंने जाना, लिख रहा हूँ धीरे धीरे उसके बारे में विस्तार से छपा हुआ, बहुत सारे संस्मरण हैं उनको लेकर के। अभी मुझसे पहले के वक्ताओं ने, जिनको मैंने सुना,
सुमन केसरी मेरे बाद की विद्यार्थी थी वहाँ पे, मैं वहाँ के दूसरे बैच का विद्यार्थी था। पहले के मनमोहन थे जो कवि हैं, आप जानते हैं उनको, और दूसरा हमारा बैच था। उस समय केदार जी और पांडे जी नहीं आए थे JNU में, वो बाद में आए 77 में, 76 में मैंने वहाँ एडमिशन लिया था। धन्यवाद। अब इस सेमिनार की अंतिम वक्तव्य सहयोग मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सुप्रसिद्ध कवि अरुण सर जो हैं, कल से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। अब इस समर्पण को, नामवर जी के प्रति जो उनका समर्पण है, उसको मैं किस शब्द में व्यक्त करूं? मैं कैसे धन्यवाद दूं कि सर आपका रहना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और मेरे पास वास्तव में कोई शब्द नहीं है। ऐसी बहुत ही छोटी छोटी घटनाएं हुई इस पूरे कार्यक्रम का, संगोष्ठी का आयोजन करते हुए, जो मेरे लिए इस बात को कह लीजिए कि पूरी तरह से स्थापित करती हैं कि नामवर जी कहीं गए नहीं हैं। अभी भी नामवर जी को चाहने वाले लोग वैसे ही बने हुए हैं, और उनके नाम पे लोग 2019 में कर गए। और अभी एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग पारिवारिक रूप से उनसे जुड़े हुए थे। पल्लव जी ने बोले कि कहाँ है आप, दिमाग खराब हो गया आपका? मैंने कहा नहीं सर, नहीं कहा था आपने कुछ। मैंने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मुझे ध्यान आया इसलिए क्योंकि हर सुबह उस संदर्भ को आपको बताना चाहती हूँ कि हर सुबह शैलेश जी जो है, उन्होंने नामवर जी के प्रिय शिष्य होने के नाते यहाँ पे है, वो सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है, जिस भी टाइम आप लोग ये पूरा साज सज्जा जो है दिया, कि टीम ने दिया, पूरी हिंदी साहित्य की टीम जो है, आप लोग 2 मिनट के स्टेज पे सबको पता चलना चाहिए आप लोग इतनी मेहनत की है, मेहनत करते हैं। तो इन सारे बच्चों ने सारा साज से लेकर के पोस्टर बैनर लगाने से लेकर के, और बहुत डांट भी खाए बेचारे, बहुत बार बहुत सारी बातें जो है उनको होती रही। बाकी सबको बुला दीजिए। हिंदी बिना गोष्ठियां संपन्न नहीं होती। वे बैठकों की आन हैं और सेमिनारों के गौरव हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना से शास्त्रीयता और पांडित्य के बोझ को वही पैतृक निवास है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए वे जीयनपुर के पास के गांव आवाजापुर के स्कूल में भर्ती किए गए। पिताजी का तबादला माधोपुर में हुआ तो उन्होंने नामवर को अपने पास बुला लिया। चौथे दर्जे की पढ़ाई उन्होंने इसी माधोपुर में की। 5वीं से 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई कमालपुर के मिडिल स्कूल में हुई। ये आवाजापुर का प्राइमरी स्कूल है। यहीं से मैंने पढ़ाई शुरू की थी, आज से करीब 64-65 साल पहले। आज मैं जिन बच्चों के सामने खड़ा हूं, उन दिनों मैं इन बच्चों की तरह से नीचे इसी तरह बैठा हुआ था। आज इनके सामने तो बैठने की अच्छी टाट है, उस समय तो हम जमीन पर बैठते थे। और स्कूल का जो भवन है वो मिट्टी का बना हुआ था, खपरेल थी। आज देख रहा हूं तो ये पक्की
बिल्डिंग है और ज़्यादा सुविधाएं दिखाई पड़ रही हैं। हमको श्यामपट्ट भी दिखाई पड़ रहा है। उस समय तो श्यामपट्ट वगैरह की कल्पना भी नहीं करते थे। स्लेटें हैं बच्चों के पास, हमारे पास लकड़ी की पटरियां हुआ करती थी और सरकंडे की कलम हमारे मास्टर साहब चाकू से छील करके हर बच्चे को दिया करते थे। वो दिन याद आते हैं जब इन्हीं बच्चों की तरह से, इन्हीं की तरह जमीन पर बैठकर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। नामवर विद्यार्थी जीवन में आजादी की लड़ाई से भी जुड़े रहे। धानापुर थाने पर तिरंगा फहराने वाले विद्यार्थी दल में नामवर भी शामिल थे। इसमें उनके एक सहपाठी पुलिस की गोली के शिकार हुए थे। स्वर्गीय कामता प्रसाद विद्यार्थी की स्मृति भूमि शहीद गांव में बरसों बाद आज अपने बड़े भाई और बरसों पुराने साथी ठाकुर जयचंद सिंह के साथ बहुत सी बातें याद आ रही हैं। 1947 में विद्यार्थी जी जेल से जब छूट कर आए तो उन्होंने यहाँ अपनी कुटिया बनाई। यही कुटिया है जिसमें पहली बार हम लोग यहाँ बैठे मिले और विद्यार्थी जी जेल से एक सपना अपने साथ लेकर आए थे कि वे अमर शहीद विद्या मंदिर नाम से छात्रों छात्राओं का एक हाई स्कूल कम से कम यहाँ स्थापित करेंगे। इस शहीद गांव का नाम भी एक तरह से इतिहास है। सन 1942 में धानापुर थाना जो इस इलाके का है उस पर 16 अगस्त को झंडा फहराने का फैसला किया गया था। मैं उस समय 8वीं में पढ़ता था। स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे और वहां से अपने गांव आ गया था। विद्यार्थी जी के साथ इस इलाके से तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और बल्कि हमारे घर से ही होते हुए रघुनाथ सिंह तो हमारे घर उस समय थे। वहां का दोपहर का खाना खा के धानापुर हम सभी लोग गए थे। विद्यार्थी जी ने धानापुर थाने पर तमाम लोगों के सहयोग के और जय जयकार के बीच झंडा फहरा दिया। बड़े हुए तो पिताजी ने नामवर को पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। हेवेट क्षत्रिय स्कूल एवं उदय प्रताप कॉलेज में जो आवासीय हैं। बनारस साहित्य और संस्कृति की राजधानी है। बड़े बड़े लेखकों कवियों से मिलने का, साथ बैठने का मौका यही मिला। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 1951 में एमए हिंदी में प्रथम श्रेणी में पास हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही उन्होंने 1956 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने 1959 तक अध्यापन भी किया। जुलाई 1953 में नामवर जी ने किराए पर ये मकान लिया था। यही वो मकान है जिसमें रहने के लिए मैं जुलाई 1953 में आया। इससे पहले 1941 से 53 तक का जीवन छात्रावासों में बीता। छात्रावास जीवन के अंत और गृहस्थ जीवन के आरंभ का ये प्रथम चरण है। पंडित रामनाथ पांडे से 28 रुपये महीने किराए पर ये मकान लिया। विश्वविद्यालय में हुआ करते थे शांतिप्रिय जी, रुचिर गद्य के शिल्पी और छायावादी दौर के महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं।
ये मेरे लिए आज भी स्मरणीय है। इस मकान में था, साबुन तो कभी लगाया नहीं, यही गंगा जी के किनारे की मिट्टी शरीर में पोत कर और छलांग लगाता था। ये वो जगह है जहां हम लोग जब नहाते थे तो विश्वविद्यालय से एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर नंदलाल सिंह और प्रोफेसर सुंडी वे साइकिल से आते थे और पैदल यहाँ से जाते थे। वे भी नहाया करते थे और उन दोनों कविता की, चूंकि एक का नाम नंदलाल था तो हम लोगों ने एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो वे कहा करते थे। कितनी बार इस घाट पर कभी अकेले कभी त्रिलोचन जी के साथ में बैठा हूं। उन दिनों अचानक शास्त्री जी के साथ व्याख्या की थी। धूप में जगरूप सुंदर, सहज सुंदर, और उस पीली सरसों के समुद्र का भी वर्णन उसमें आता है। वह चित्र भी जैसे उस कविता के लिए अध्यापक के लेक्चर की बातों को नोट करते जाते थे। बनारस के वे दिन नामवर जी के निर्माण के दिन भी थे, फाका मस्ती के भी दिन थे। लंबी बेरोजगारी ने रचना का पाठ तो सिखा दिया, लेकिन नौकरी का पाठ पूरा नहीं सिखाया। सागर विश्वविद्यालय में 1 साल ही रह पाए। लोगों को तेजस्विता रास नहीं आई। नामवर जी उस अनुमति को लेकर के कुछ विवाद था, इसलिए उसके बाद उनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। शायद अगर नामवर जी चुनाव में जीत गए होते तो जीवन की दिशा हो सकता कुछ और होती। नामवर जी 1965 में दिल्ली आ गए। कुछ दिनों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र जनयुग साप्ताहिक का संपादन किया। फिर राजकमल प्रकाशन के साहित्य सलाहकार बने और हिंदी में नामवर के अखिल भारतीय हस्तक्षेप का दूसरा दौर शुरू हुआ। बड़े लेखकों की महत्वपूर्ण किताबें राजकमल से आने लगी। यहीं से 1967 में आलोचना त्रैमासिक का संपादन आरंभ किया, जो लगभग 25 वर्षों तक चलता रहा। नामवर जी की आलोचना की शक्ति में इसी को मानती हूँ, केवल आलोचना नहीं है। हंसी के मूड में कम दिखाई पड़ते थे, क्योंकि चीजों को अपने से जैसे अपने से लड़ते रहते थे, उलझते रहते थे, हल करते रहते थे और ऐसे आदमी की तलाश में रहते थे जिसे वो बहस कर सके उस चीज के बारे में। और जब मुझे लगता है कि आश्वस्त हो लेते थे, वो सूत्र उन्हें मिल जाता था, क्योंकि जिस शब्द से वो शुरू करना चाहते थे वह शब्द उन्हें नहीं मिला होता था, और जैसे ही मिलता था उसके बाद पूरा लेख, अक्सर मैंने देखा है कि उनके सारे लेख रात को खाने पीने के बाद 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 के आसपास बैठते थे सन्नाटे में, जबकि पूरा घर सो रहा होता था, मोहल्ला सो रहा होता था, कहीं से कोई आवाज नहीं आती थी। वो बैठते थे, आवाज नहीं आती थी, वो बैठते थे और सुबह कभी कभी तो मैंने पाया है कि 11 बज गए हैं, दिन के न नहाया है, न उठे हैं, न नाश्ता किया है, न चाय की मांग की है। खत्म करने के बाद इतना हल्का महसूस करते थे और आवाज देते हुए मुझे निकलते थे। और यही नहीं बल्कि मैं यही बताऊं कि उसी दौरान जो दिनों लोग थे, विश्वनाथ त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय मोहन सिंह, इनमें से अगर कोई उस दौरान आ जाता था तो सबसे पहला काम करते थे लेख सुनाने का। आमंत्रण पर हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष होकर दिल्ली से जोधपुर चले गए। यहाँ 4 वर्षों के दूसरी परंपरा की खोज है। असल में दूसरी परंपरा की खोज जेएनयू में ही संभव थी, बल्कि दूसरी परंपरा जेएनयू अपने आप में है। मुझे लगता है कि ये जेएनयू में आने के बाद वो जो एक नामवर जी की पूरे चिंतन की प्रक्रिया में बदलाव आया, वो पहली बार
अपनी पूरी शक्ति के साथ उभर कर दिखाई पड़ता है दूसरी परंपरा की खोज में। दूसरी परंपरा के अतिरिक्त नामवर जी ने जो बड़ा काम किया, जिस पर अलग से भी काम करने की ज़रूरत है, वो आलोचना का निरंतर संपादन यही रह के करते रहे। वो इससे पहले हालांकि कर रहे थे, लेकिन उसमें जो कार्य किया, जो बहुत से महत्वपूर्ण अंक निकाले आलोचना के, उनकी ओर ध्यान रखा दिया जाना चाहिए और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्षों से एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक निर्माण तथा अन्य योजनाओं से नामवर जी जुड़े हुए हैं। तैयार करके हमने एक तरह से आदम के सांचे गढ़ने की कोशिश की थी। जेएनयू का आवास परिसर के उत्तराखंड के इस स्टाफ क्वार्टर में नामवर जी 18 वर्षों तक रहे। इस क्वार्टर को पहले पहल उन्होंने ही आबाद किया था। क्वार्टर के पीछे उन्होंने ही यहाँ नीम का एक पौधा लगवाया था, जो अब पूर्ण वृक्ष बन गया है। इस क्वार्टर में रहते हुए उन्होंने अध्यापन के साथ साथ साहित्य साधना के मानदंड भी स्थापित किए। यहीं रहकर उन्होंने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित दूसरी परंपरा की खोज जैसी कालजयी रचना का प्रणयन किया। उन्होंने बताया, आत्मसंघर्ष रचनाकार का ही नहीं, आलोचक का भी होता है। मेरे विचार से जो उनकी विशेषता है, वो विशेषता ये है कि जो समकालीन सर्जना है, जो उनके दौर में लिखा जा रहा है साहित्य के विविध रूपों में, उनकी क्षमता और उसकी सर्जना संभावना को पहचानना, ये उनकी शायद सबसे बड़ी शक्ति है। और वो इतनी बड़ी शक्ति है कि दबी जबान से कहा जा सकता है कि हिंदी के पूरे आलोचना इतिहास में अपने समकालीन रचनाकारों की क्षमता, संभावना, उनकी सीमाओं को भी पहचानने की ऐसी क्षमता शायद ही किसी अन्य आलोचक के पास रही होगी। वे साहित्य के बहुत अधुनातन पाठक हैं। और इस संदर्भ में उल्लेख करूं कि छायावाद पर जो उनकी पुस्तक आई, जो बहुत कम उम्र में उन्होंने लिखी थी, उस पुस्तक ने छायावाद के पाठ को बदल दिया। छायावादी कविता की समझ के स्तर को बदला, उसे पर्याप्त आधुनिक और नया बनाया, जिसके कारण वे विद्यार्थियों में और साहित्य के गहरे पाठकों में बड़ी गंभीरता से लिए गए। उनके लेखन को लोगों ने बहुत गंभीरता से स्वीकार किया। जेएनयू से अवकाश प्राप्त करने पर नवंबर 1992 में नामवर जी अपने इस फ्लैट में रहने के लिए आए। अपनी पत्नी श्रीमती शांति सिंह, बेटे विजय, पुत्रवधू निर्मला, पौत्र अंशुमान तथा पौत्री शिक्षा के साथ नामवर जी यहाँ रहते हैं। अपनी पत्नी शांति जी को कभी ये देवता कहते थे। वो तीनों भाई का आदत ऐसा है कि लड़का के लेके मैं घर में रही और वो तीनों भाई बड़े आराम से रहा। कोई बाहर से सामान खरीद के लिए हो तो तीनों भाई खाना इनके थोड़ा बहुत दे, तो ये आकर घर में करने की चार पाँच